हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और बंधन बैंक के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में। दोनों ही कंपनीज ने फ्राइडे को जब हमारी मार्केट क्लोज हुई थी तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। तो इनका शेयर आज इनके रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहे, और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स की, तो इन्होंने फ्राइडे को अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए और इनका जो थर्ड क्वार्टर का लॉस है वो 7,231 करोड़ के आसपास हो गया है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 4,532 करोड़ का लॉस हुआ था। और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी इनको 7,132 करोड़ का लॉस हुआ था। तो इनका लॉस लगातार बढ़ रहा है और 7,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस ये हर क्वार्टर में इनकर कर रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो वो 9,717 करोड़ रहा, जो कि पिछले अगर क्वार्टर से पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से 10.8% कम हुआ है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इनका जो रेवेन्यू है पिछले दो क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। इनका 9,152 करोड़ का रेवेन्यू था जून क्वार्टर में, उसके बाद वो बढ़ के 9,406 करोड़ हो गया और अब वो बढ़ के 9,717 करोड़ हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 10.8% गिरा है। और अगर इनके सब्सक्राइबर बेस की बात की जाए वो लगातार कम हो रहे हैं। पिछले साल इनके 26.98 करोड़ सब्सक्राइबर थे, जो कि घट के 24 करोड़ 72 लाख रह गए हैं। हालांकि आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होती है टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज की, तो वो इनका 109 रुपए का था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 115 रुपए हो गया। और उसका मेन रीजन ये है कि इन्होंने अभी पीछे जो अपने टैरिफ हाइक किए थे उसकी वजह से आरपू में वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 121 रुपए था, तो इनके टैरिफ बढ़ाने के बाद भी पिछले साल की कंपैरिजन में ये कम हुआ है। इसके अलावा जो अगर 4G के सब्सक्राइबर बेस देखें तो क्वार्टर में नेट सॉरी ग्रॉस बेसिस पे 80 लाख इनके सब्सक्राइबर 4G के बड़े हैं। और ओवरऑल अब 11 करोड़ 70 लाख इनके 4G के सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा अगर कंपनी की लायबिलिटी की बात की जाए यानी कि डेट की, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और उसमें अभी भी लगातार वृद्धि हो रही है। इनके डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट 1,11,300 के हैं। एजीआर लायबिलिटी 64,620 करोड़ की है, इसमें इंटरेस्ट की भी पेमेंट इंक्लूड है। इसके अलावा डेट फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 23,060 करोड़ के हैं। तो इनकी जो ग्रॉस डेट है एक्सक्लूडिंग अगर लीज लायबिलिटी और इसमें इंटरेस्ट को अगर ऐड कर दें तो 1,98,980 करोड़ का आता है, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात है कंपनी के लिए। हालांकि इनको मोरेटोरियम मिला है 4 साल का, और इसके अलावा ये जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट फिर भी ये डेट बहुत ही बड़ा है और कंपनी को अपने आप को प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा अगर इससे फ्यूचर में कुछ भी सर्वाइवल के चांसेस देखने हैं। इसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो अभी भी 72.05% हिस्सा प्रमोटर के पास है, जिसमें से कि आदित्य बिरला ग्रुप के पास 27.66% और वोडाफोन यूके के पास 44.39% का हिस्सा है। इसके अलावा पब्लिक के पास जो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो लगभग 28% की है। और अब अगर बात की जाए बंधन बैंक की, तो इनका सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनका पिछले साल सेम क्वार्टर में 633 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के अब 859 करोड़ हो गया है। यानी कि इनका प्रॉफिट 35.7% बढ़ा है ईयर ओवर ईयर बेसिस पे। और पिछले क्वार्टर में तो इनको 3,009 करोड़ का लॉस हुआ था, और उसका रीजन ये था कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा हैवी प्रोविजनिंग करी थी 5,613 करोड़ की। तो उसकी वजह से इनका लॉस बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने मेनली जो इनके प्रोविजन है उसमें काफी कमी देखी गई है। इस बार 806 करोड़ के इन्होंने प्रोविजन किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में तो 5,613 करोड़ के बहुत बड़े थे। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर की भी बात करें तो 1,078 करोड़ के प्रोविजन थे, तो वहां से 25% इनके प्रोविजन कम हुए हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 2.56% बढ़ी है, और जो ओवरऑल इनकम है वो 7.7% बढ़ी है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैंक के 24.75% बढ़े हैं।
और अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए तो वो इस बार 7.8% रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से तो बेटर हुआ है, लेकिन पिछले साल अगर हम सेम क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो वहां से इसमें थोड़ी कमी आई है। और जो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 20% की है, हालांकि पिछले क्वार्टर और पिछले साल के सेम क्वार्टर से वो कम हुई है, लेकिन ओवरऑल 20% की स्ट्रांग मानी जा सकती है। और सिमिलरली नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 7.8% का बहुत ही अच्छा है, हालांकि इनके काफी सारे रिस्की लोन्स होते हैं जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट हाई होता है, बट 7.8% का अच्छा कहा जा सकता है। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर लगते हैं। और अब अगर बात की जाए असेट क्वालिटी की, तो जो बैंक के ग्रॉस एनपीए हैं वो 87,600 करोड़ से बढ़ के 94,400 करोड़ हो गए हैं। और उसमें मेन जो इंक्रीज देखा गया है वो इनके इमर्जिंग एंटरप्राइज जो लोन्स है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स, वहां पे एनपीए बढ़े हैं। और अगर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए रेशो की बात की जाए तो वहां पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखी गई है। 10.82% थी पिछले क्वार्टर में, जो कि 10.81% रह गई है। और वहीं नेट एनपीए रेशो भी इनकी 3.04% से कम होके 3.01% रह गई है। और बैंक की अगर जो इमर्जिंग एंटरप्राइज इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी अगर पिछले मंथ की देखी जाए तो सितंबर में 86% थी और वो दिसंबर में 92% हो गई है। और अगर पूरे क्वार्टर की देखी जाए जिसमें कि एनपीए को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, 81% से 91% हो गई है। तो ओवरऑल कलेक्शन इंप्रूव हुई है। नेट एनपीए रेशियो में थोड़ी बहुत स्लाइट इंप्रूवमेंट देखी गई है और ओवरऑल खैर एनपीए बड़े हैं। तो यहाँ पे असेट क्वालिटी भी बोली जा सकती है कि बैंक इंप्रूव कर रहा है और कलेक्शन भी इनके इंप्रूव हो रहे हैं। और अब अगर बात की जाए इनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बैंक ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले 8 नई ब्रांचेस खोली हैं। इनकी बैंकिंग यूनिट सेम रही हैं। और अगर इनका बैंकिंग आउटलेट्स का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो इनकी 9% के आसपास मेट्रो एरिया में है, 18% अर्बन में, 37% सेमी अर्बन में और 36% रूरल एरिया में इनकी जो भी बैंक यूनिट्स और ब्रांचेस हैं। इसके अलावा अगर इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बाई इन कंट्री देखी जाए तो अब ये 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल है, लेकिन अभी भी जो इनका कंसंट्रेशन है वो 57% ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न में है। तो वहां से बैंक को थोड़ा बहुत अपना जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड करना पड़ेगा, ताकि कल को फ्यूचर में अगर कोई भी इस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम होती है तो बैंक को उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। हालांकि इनका अब लगभग 43% दूसरे एरिया में भी प्रेजेंस है, लेकिन अभी भी जो इनकी कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। और अब अगर बात की जाए बैंक की असेट बुक की, तो बैंक की ओवरऑल जो अब लोन्स हैं 88,000 करोड़ के हो गए हैं और पिछले साल के मुकाबले 9.6% बढ़े हैं। और सभी प्रकार के लोन में आप देख सकते हैं कि चाहे वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले हो या पिछले साल के मुकाबले वृद्धि देखी गई है। चाहे वो इनके माइक्रो फाइनेंस लोन्स हों, इसके अलावा होम लोन्स, रिटेल लोन्स या कमर्शियल बैंकिंग। और अगर इनका डाइवर्सिफिकेशन देखें तो इनके जो माइक्रो फाइनेंस एज ए ग्रुप ये लोन देते थे वहां पे कमी देखी गई है, हालांकि इंडिविजुअल बेसिस पे वो बड़े हैं। और अब अगर बात की जाए बैंक की लायबिलिटी प्रोफाइल यानी कि डिपॉजिट्स की, तो पिछले साल के मुकाबले 18.7% बढ़ के वो 84,500 करोड़ हो गए हैं। उसमें अगर रिटेल टू टोटल डिपॉजिट की बात की जाए तो 85% इनके रिटेल डिपॉजिट है, जो कि अच्छी बात है। पिछले बार वो 84% थे। और वहीं कासा रेशो भी इनकी इंप्रूव हुई है, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो परसेंटेज है वो ओवरऑल डिपॉजिट का 45.6% हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 44.6% था। ये लो कॉस्ट ऑफ फंड होते हैं तो इनका बढ़ना बैंक के लिए अच्छी बात है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे आपको बंधन बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 30% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न दी है। पिछले एक साल में भी इनकी 13% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि पिछले एक महीने में इनका शेयर 20% से ज्यादा भागा है। तो ऑलरेडी अगर कोई भी रिजल्ट की पॉजिटिविटी है शायद वो उसको ऑलरेडी बेक्ड इन कर चुका है। और इसके अलावा जो ग्लोबल क्यूज हैं वो फ्राइडे को खराब थे, हालांकि आज जो फ्यूचर्स हैं यूएस मार्केट में वो थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल क्यूज खराब हैं। तो हो सकता है कि इनका शेयर शायद इतना अच्छा रिएक्ट ना करें, हालांकि जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर लगते हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस की बात करें तो वो इसका एवरेज प्राइस 311 रुपए बताते हैं, हायर साइड पे 430 और लोअर साइड पे 129। जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी वो 296 के आसपास हुई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है।
और अगर इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक मिड टू लार्ज कैप बैंक है, 48,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये लॉस मेकिंग था तो इसलिए वैल्यूएशन अभी इसका सेंस नहीं बनाता है। और ओवरऑल इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक है, लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन है अभी भी जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट में है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछें तो इस टाइम पे मुझे दूसरे बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि जितने भी लार्ज कैप बैंक हैं उनका वैल्यूएशन बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं उनमें रहना चाहूंगा, बंधन बैंक को मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा। हालांकि इनके रिजल्ट्स ठीक हैं तो हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें वोडाफोन आइडिया का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 41% की नेगेटिव रिटर्न दी है, पिछले 1 साल में 8% की नेगेटिव रिटर्न है, और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 7% तक गिरा है। तो इन्होंने चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो अपने इन्वेस्टर को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, और ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले कुछ सालों में। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 7.92 बताते हैं, हायर साइड पे 12.18 और लोअर साइड पे 2.87। जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वो 11.85 पे हुई है, तो अभी ये माना जा सकता है कि इसका जो वैल्यूएशन है हाई है, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट टारगेट जो एक्सपेक्टेड टारगेट है उसके आसपास चल रहा है। और अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो फंडामेंटल बैंक के काफी जो कंपनी के हैं वो काफी खराब लगते हैं। 34,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन लॉस मेकिंग है, 7,000 करोड़ से ज्यादा हर क्वार्टर में इनको लॉस हो रहा है, हैवी डेट कंपनी है। तो अगर फंडामेंटल के हिसाब से डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि न्यूज बेस्ड इसमें कुछ पॉजिटिविटी देखी जा सकती है, कि कभी कोई अच्छी न्यूज आएगी तो इसका शेयर बहुत भाग सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है तो उसमें ये बहुत ज्यादा गिरेगा भी सही। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो मुझे टेलीकॉम सेक्टर में अगर रहना है तो एयरटेल या रिलायंस दो बेटर ऑप्शन लगती हैं। और वोडाफोन आइडिया डेफिनेटली मेरी पर्सनल ओपिनियन में अभी अवॉइड करना होगा, क्योंकि कंपनी के हालांकि कुछ पॉजिटिव न्यूज आई हैं कि मॉरेटोरियम की वजह से 4 साल के लिए इनको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला है। इसके अलावा ये अपने इंटरेस्ट पेमेंट को इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो उससे थोड़ा सा इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ओवरऑल बैंक कंपनी के लिए चैलेंजेस अभी भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इनका डेट इतना ज्यादा है कि इनको कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर को बचाना पड़ेगा जो कि लगातार कम हो रहे हैं, और अपने आप को प्रॉफिटेबल कम करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, ताकि ये लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाए। लेकिन अगर मेरे से पर्सनल ओपिनियन में पूछा जाए तो मैं डेफिनेटली इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आपको ये शेयर्स अच्छे लगते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।